मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज मालती जोशी जी की लिखी कहानी उत्सव सुनते हैं। कल पूरा दिन बेटे से बात नहीं हो पाई थी, इसलिए उसने सुबह लैंडलाइन पर फ़ोन लगा दिया। जानती थी आज रविवार है, रजत घर पर ही होगा और जब वह घर में होता है तो सबसे पहले दौड़कर वही फ़ोन उठाता है। माँ से तो इतनी जल्दी चला भी नहीं जाता। वही हुआ था, फ़ोन रजत ने ही उठाया। वह बोले, अरे शाम को तुम लोग कहाँ चले गए थे? मैं बार बार फ़ोन लगा रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। हम लोग ना संजना की शादी में गए थे। मेहरचंद ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, संजना की शादी? क्या बात कर रहे हो? जरा दादी को फ़ोन देना। तब तक माँ ने खुद ही फ़ोन उठा लिया था। बोले, वह तो पगला गई है, शादी नहीं, हम लोग संजना की सगाई में गए थे। सगाई? यहाँ पर तुम कैसे? एकदम कहाँ? बेटा पिछले महीने वे लोग देखने आए थे ना, तभी तय हो गया था। तुम्हें गौतम ने बताया नहीं था? क्या भूल गए होंगे? मैं पूरा महीना मम्मी के यहाँ थी ना। कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। इसके बाद किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी। मन हो रहा था कमरे में जाकर चुपचाप पड़ी रहे, पर चाहती थी मम्मी पापा नाश्ते के लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए नाश्ते की टेबल पर जाना चाहिए। किसकी सगाई की बात हो रही थी? मम्मी ने पूछा। संजना की। संजना कौन? पापा ने पूछा। मेरी ननद, गौतम की चचेरी बहन, उसकी सगाई हो गई और तुझे खबर भी नहीं हुई? मम्मी ने कहा, कायदे से तो हमें भी निमंत्रण मिलना चाहिए था। खाओ, जब घर की बहू को ही नहीं बुलाया तो हम लोग क्या लगते हैं? और आप तुम्हारे चाची के साथ इस पूरे अब तुम्हारी चाची सास पूरी बिरादरी में कहती फिरेगी कि गौतम की बहू तो मायके में ही पड़ी रहती है, उसे ससुराल से कोई लेना देना नहीं है। 16 सोमवार वाली बात याद है ना? उस समय गलती हमारी थी। पापा बोले, ससुर की क्षतिपूर्ति के दिन तुम्हारी बेटी वहाँ के केक कटने तक भी नहीं रुकी थी। मैं सारे झंझटों में से समय निकालकर दौड़ता भागता समधी जी को बधाई देने पहुंचा था। सोचा था लौटते समय बिटिया को लेता आऊँगा, पर पता चला वो तो कब की जा चुकी है। मैं शर्मसार हो गया था। पापा मम्मी ने सुबह से इतनी बार फ़ोन किया कि गौतम एकदम चिढ़ गए। बोले, तुम जाओ, यहाँ का हम सब निपटा लेंगे। मुझे बिना बताए टैक्सी बुलवा ली थी। घर में इतने सारे लोग थे, सबके सामने बहस करना अच्छा नहीं लगा। अपने यहाँ कार्यक्रम तो शाम का था ना? पापा मम्मी से बोले। फिर उसे सुबह से बुलाने की क्या ज़रूरत थी? उन लोगों ने अपने कार्यक्रम के कारण डिनर का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। वर्किंग डे होने के बावजूद उन्होंने लंच का कार्यक्रम रखा था, पर उसी दिन करने की क्या ज़रूरत थी? अगले दिन भी तो कर सकते थे तुम। सोमवार को उद्यापन मंगलवार को कर सकती थी। हर तिथि का अपना महत्व होता है। जन्मदिन उसी तारीख को मनाया जाता है। केक कटने के बाद परिवार की स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी थी, पर इस कार्यक्रम में घर की बहू नदारद थी। सपने में क्या सोचा होगा कि यह सोच सोचकर दुखी हुआ जा रहा था। आखिर उसे सुबह से बुलाने की क्या ज़रूरत थी? घर में इतना काम था, सब उसे समझाना था। घर के सब कामों को उसे समझाना था। नेक दस्तूर सब समझाना था। हलवाई के लिए सामान निकालना था। पंगत के लिए दरी लगवानी थी। मैं 4 बजे पूजा में बैठ जाती तो यह सब कौन करता? तुम्हारे उसके भरोसे कार्यक्रम किया था और मेरे पास कौन है? मम्मी ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला। पिंकी वहाँ से उठ गई। वह चाहती है अब रोना धोना शुरू हो जाएगा। उसके भावनाओं को इतनी ठेस पहुँची है, इसके किसी को परवाह नहीं है। मम्मी अपनी शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ जाएंगी। उस दिन गौतम खाना खाने आए थे, इस बात को मम्मी ने अब तक क्षमा नहीं किया है। 16 सोमवार के उद्यापन में आने वाले दिन भी व्रत रखना था, पर गौतम का तर्क था, मेरे घर में फंक्शन था, मैं वहाँ से बिना खाए कैसे आता?
मम्मी बोली, अच्छा हुआ मैंने 2-3 एक्स्ट्रा जोड़े रखे थे, नहीं तो मेरा व्रत खंडित हो जाता। वैसे दामाद को खिलाने का पुण्य नहीं मिला तो नहीं मिला। पूरी दोपहर विचारों में खोई अपने कमरे में पड़ी रही। खाने का बुलावा आया तो वह मुंह बनाकर चली आई। मम्मी चिल्लाती रह गई। समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ हुआ उससे वह नाराज है या दोनों। रह रहकर 5-6 दिन वाली घटना याद आ रही थी। उसका परिणाम ऐसा होगा यह तो सोचा न था। वह अपने आप को ही कोस रही थी। उस दिन भैया भाभी यूएस के लिए रवाना होने वाले थे। सुबह सुबह पापा के पास गौतम का फ़ोन आया था। सब लोग एयरपोर्ट कैसे जाएंगे? पापा ने बताया कि एक गाड़ी है, एक कर लेंगे। तब गौतम ने कहा था, चिंता न करे, मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच रहा हूं। पापा तो एकदम तैयार हो गए थे। और फिर गौतम का उसके पास फ़ोन आया था, अगर घर आने का मन है तो सामान तैयार रखना, एयरपोर्ट से लौटकर हम लोग तुम्हारा सामान लेते हुए घर आ जाएंगे। मना करने का कोई सवाल ही नहीं था। उसे पिहार आए 25 दिन हो गए थे। केवल एक दिन के लिए घर गई थी जब उसकी सास ने उन लोगों को खाने पर बुलाया था। मम्मी का आग्रह था कि जब तक भैया भाभी हैं वह यही रहे। उसने सोचा शाम को तो भैया भाभी चले ही जाएंगे, वह भी गौतम के साथ निकल जाएगी। वह जितना अपनी माँ को चाहती थी उससे यह तो अंदाज़ा था यह काम इतना सरल नहीं है, पर असंभव भी नहीं, यह सोचा था। एयरपोर्ट से लौटकर पापा ने मम्मी को उतारा और वे गाड़ी पार्क करने चले गए। वह भी गौतम और रजत के साथ घर में दाखिल हुई थी। टीवी देखा। डाइनिंग टेबल पर सिर रखकर मम्मी फुट फुट कर रो रही है। यह रोने का कार्यक्रम शायद रास्ते से ही शुरू हो गया था। वह कुछ क्षण मम्मी को देखती रही, फिर धीरे से अपना और रजत का बैग लेकर आ गई तथा सहमे से स्वर में बोली, मम्मी मैं निकल रही हूँ। मम्मी ने सिर उठाया। उनकी गीली आंखों से अंगारे बरसने लगे। अच्छा, तुमने भी मुहूर्त निकाल लिया। जाओ, सब लोग जाओ और कभी वापस मत आना। मेरे मरने की खबर मिलने तक ही भी नहीं आना। और फिर आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, भगवान ऐसी पत्थर दिल औलाद से तो दुश्मन को भी नसीब ना हो। उसने असहाय भाव से पति की ओर देखा। वे नाटक देख रहे थे। उनकी आंखों में घोर वितृष्णा थी। रजत का पेपर उठाकर बोले, मैं इसी ले जाता हूँ, इसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तुम्हारी जब मर्जी हो आ जाना। दरवाजे पर ही पापा से भेंट हो गई। अरे अब चल दिए, चाय पीकर तो जाते, पापा ने कहा। फिर भी वे रुके नहीं, सॉरी कहकर चल दिए। पापा ने भीतर आकर देखा तो समझ गए। ऐसे में गौतम रुक कर क्या करते। रजत चला गया। पापा ने पूछा, हाँ पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो रहा था। अपने क्लास में पीछे रह जाए तो अच्छा नहीं लगता ना। वैसे भी पलक और पुनीत के जाने के बाद वह यहाँ का बोर ही होता। अपना सूटकेस उसने प्रयत्नपूर्वक छिपा दिया था ताकि पापा को ड्रामे का पता न लगे। उस दिन के बाद पति पत्नी के बीच संवाद ही खत्म हो गया था। शायद संजना की सगाई के कारण ही वे उसे घर से ले जाना चाहते थे, पर वह साथ नहीं गई तो उन्होंने या किसी ने भी उसे बुलाना जरूरी नहीं समझा। वह अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस कर रही थी। इस बीच किसी तरह का संवाद नहीं हो रहा था। इसके लिए उसे पहल करनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, इतनी छोटी सी बात को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाना ठीक नहीं। शाम को उसने गौतम को फ़ोन लगाया। कहना चाहती थी, कल ऑफिस से लौटते हुए मुझे लेते चलिए। फ़ोन उठाते ही उन्होंने बड़े सपाट स्वर में कहा, बोलो, कोई आदेश? कोई ऊष्मा नहीं, कोई आवेश नहीं, ऐसे में कोई क्या कहे। प्रियंका जी, फ़ोन पर हो ना? तो जल्दी बोलो, क्या बात है? यहाँ ढेर सारा काम पड़ा है। कैसा काम? संजना के ससुराल वाले डिनर पर आ रहे हैं। जरा हॉल ठीक करना है, टेबल को सजाना है। उसे धक्का सा लगा, फिर भी उसने कहा, और खाना माँ अकेले सब कर रही हैं? नहीं,
विमला मौसी को शाम को ही बुला लिया है, फिर चाची भी रहेंगी और भी लोग आ रहे हैं। आप उनके समधी जी को आमंत्रित किया है तो उन लोगों को छोड़ देंगे क्या? चलिए, चाची जी को एक और सी गुफा मिल जाएगा। क्या कुछ नहीं। और उसने फ़ोन रख दिया। उसे बेहद बुरा लग रहा था। खैर, संजना के ससुराल वाले खाने पर आ रहे थे तो उसे तो खबर कर ही सकते थे। सारा अभिमान छोड़कर वह खुद पहुंच जाती। जब सफाई जैसे महत्वपूर्ण आयोजन में उसे बुलाना जरूरी नहीं समझा गया तो डिनर तो मामूली चीज़ है। वह पति को क्षमा करने को तत्पर थी, पर आज उसका मन फिर से धधक उठा था। सुबह नहाकर निकली ही थी कि फ़ोन पर बज उठा संजना तथा। हेलो भाभी, बात मत करो मुझसे। चुपके चुपके सगाई कर ली तब भाभी की याद नहीं आई? कसम से भाभी, आपकी इतनी याद आई कि बता नहीं सकती। मैंने तो कह दिया था कि मैं पार्लर नहीं जाऊंगी, मुझे भाभी ही तैयार करेंगी। फिर भैया ने बताया कि आंटी बहुत सीरियस चल रही है, आप नहीं आओगी। कल भी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, इसीलिए सुबह सुबह फ़ोन लगा लिया। आंटी कैसी हैं? आपको उनको क्या हो गया था? कुछ क्षण भर को वह स्तब्ध रह गई थी, फिर उसने अपने आप को संभाल लिया। अरे होना क्या था, वह यह कि भाभी महीने भर से यहाँ थे ना तो लगी रहीं, ना उम्र का ख्याल किया ना अपनी तबीयत का, बस जुटी रहीं। अब जब वे लोग चले गए हैं तो पड़ गई हैं, शारीरिक से ज़्यादा मानसिक टूट गई हैं। इस बार भैया बोले पूरे 5 साल बाद आए थे, अगली बार पता नहीं कब आएंगे। मेरे जीते जी आएंगे भी कि नहीं, यह सोचकर हलकान हुए जा रही हैं। यह तो अब घर घर की कहानी हो गई है। भाभी, पता नहीं लोग अपना देश, अपना घर परिवार छोड़कर बाहर क्यों जा रहे हैं। पीछे जो लोग छूट रहे हैं उन पर क्या बीत रही है, इससे किसी को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है भाभी, आप अपना और आंटी का ख्याल रखना। किसी दिन मैं और मम्मी उन्हें देखने आते हैं। फ़ोन रखते ही उसका अपना मन सुलग उठा। अपनी खुन्नस निकालने के लिए मेरी माँ को बीमार क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब तो मांगना ही पड़ेगा। उसने तुरंत फ़ोन लगाया। स्विच ऑफ आ रहा था। 2-3 बार यही हुआ तो उसने लैंडलाइन पर फ़ोन लगाया। माँ, इनसे कहिए कि मुझसे बात कर लिए। मैं फ़ोन लगा रही तो स्विच ऑफ आ रहा है। बेटा, वह फ़्लाइट में होगा, वहाँ तो फ़ोन बंद रखना ही होता है ना। फ़्लाइट में कहाँ गए हैं? मद्रास। वह नया नाम क्या है मुझे याद ही नहीं रहता। मद्रास किस लिए? ऑफिस के काम से गया है। कितने बजे की फ़्लाइट थी? क्या पता, घर से तो सुबह ही निकल गया था। उसे इतनी झुंझलाहट हुई कि वह क्या हुआ। उसे झुंझलाहट हुई। सुबह मतलब कितने बजे? 6, 7, 8? फिर उसने मन ही मन अनुमान लगा लिया था और 12 बजे फ़ोन लगाया। पता चला मीटिंग चल रही है। 4 बजे वही जवाब मिला। 8 बजे डिनर चल रहा था। दूसरे दिन भी इसी की पुनरावृत्ति हुई। तीसरे दिन उसने शाम 6 बजे का समय चुना। हाँ बोलो, उधर से जवाब आया। अब क्या किसी मॉल में खड़े हैं? कितना शोर हो रहा है। मैं साड़ियों की दुकान में खड़ा हूँ और साड़ियों की दुकान में औरतें होती हैं। जहाँ औरतें होती हैं वहाँ शोर तो होता ही है। तुम अपनी कहो, फ़ोन कैसे किया? साड़ियों की दुकान में आप क्या कर रहे हैं? साड़ियों की दुकान में कोई क्या करता है? साड़ी खरीद रहा हूँ। उसका मन एकदम लहलहा उठा। दूसरे ही क्षण उसकी खुशी काफुर हो गई। गौतम कह रहे थे, माँ ने कहा था वहाँ जा ही रहे हो तो संजना के लिए साउथ की अच्छी सी साड़ी ले आना। मैं अगले महीने उसकी शादी है ना। उसका मन एकदम बुझ गया। फिर भी उसने उत्सुकता का नाटक करते हुए कहा, साड़ी ले ली? दिखाइए कैसी है। पैक हो रही है। उसने खींचकर फ़ोन रख दिया। अगले 2-3 दिन वह रूठी ही रही। उसने रजत को भी फ़ोन नहीं किया, पर शनिवार को बच्चे की आवाज़ सुनने के लिए वह व्यग्र हो उठी। उसने पिछली बार उसे छोड़ा था। इतने दिनों तक वह उससे दूर कभी नहीं रही थी। उसे इतवार को अपने पास बुलाने का उसका मन हुआ। उसने घर पर फ़ोन लगाया।
उसकी सास ने उठाया। माँ, रजत कहाँ है? जरा उसे फ़ोन दीजिए। बेटा, वह पार्क में गया है। पार्क में अकेले अकेले कैसे भेज देंगे? उसके दादाजी के साथ है। पर बाबूजी इतनी दूर कैसे गए? क्या है बेटा, दिन भर तो खेल कूद में निकल जाता है। फिर तुम दोनों नहीं होते हो ना, शाम को थोड़ा उदास हो जाता है। इसलिए ये अभी चेन्नई से लौटे नहीं हैं क्या? कब से? मेरे ख्याल से बुधवार को ही आ गया था। बुधवार शाम को ही तो बात हुई थी साड़ियों की दुकान में, पर उस समय वापसी के बारे में कुछ भी नहीं बोले थे। तुम्हें पता नहीं था क्या? सास के सवाल उसने जानबूझकर अनसुना कर दिया था और बोली, फिर आज कहाँ गए हैं? आज वह अपने स्टाफ को पार्टी दे रहा है। किस खुशी में? उसने तो व्यंग में पूछा था। पर माँ एकदम खुश होकर बोली, खुशी की तो बात ही है, उसका कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट मंजूर हो गया है। कह रहा था सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, इसलिए पार्टी दे रहा है। पूरे स्टाफ को पार्टी दे रहा है। मतलब कोई बड़ी ही अचीवमेंट होगी। इतनी बड़ी खुशी पत्नी से शेयर करने का मन नहीं हुआ। यह किस बात का संकेत है? रविवार के दिन उसने रजत को फिर से फ़ोन लगाया। छुट्टी का दिन था, जानती थी देर से उठेगा, इसलिए 9 बजे के करीब लगाया। फ़ोन रजत की दादी ने उठाया। बताया वह पिकनिक पर गया है। कहाँ? किसी पानी वाली जगह पर तो नहीं गया है? नहीं तो टीचर लोग बात करते रह जाएंगे। अरे वह स्कूल की पिकनिक पर नहीं गया है। गौतम का एक दोस्त सब परिवार ऑस्ट्रेलिया से आया है। यहाँ कुछ दोस्तों से मिलकर फैमिली पिकनिक प्लानिंग की है। डैम साइड है, कोई नया होटल खुला है। पता है उसे? पिछली शादी की सालगिरह उन लोगों ने वहीं मनाई थी। पर फैमिली पिकनिक में गौतम को उसकी याद नहीं आई। क्या सचमुच अपने जीवन से उसे गौतम ने निष्कासित कर दिया है? नाश्ते के लिए बुलावा आया तो वह चुपचाप जाकर बैठ गई। उसका चेहरा देखकर पापा ने पूछा, रजत से बात नहीं हुई क्या? वह पिकनिक पर गया है, उसने बुझे स्वर में कहा। यह मौसम है पिकनिक का, बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। तुम भी एंजॉय करो, संडे का स्पेशल नाश्ता है। और चिंता बिल्कुल नहीं करना, वे लोग खूब ख्याल रखते हैं। मुझे तो इतना आश्चर्य होता है, हमसे एक बच्चा नहीं संभलता और वे लोग इतने सारे बच्चों को पता नहीं कैसे कंट्रोल कर लेते हैं। उसने यह नहीं बताया कि रजत कौन से पिकनिक पर गया है। वह चुपचाप संडे का स्पेशल नाश्ता यानी कि समोसा और जलेबी एंजॉय करने की कोशिश करने लगी। तुम खा रही हो कि चुग रही हो? कुछ देर बाद मम्मी ने टोका। घंटे भर से जलेबी का टुकड़ा दबाए बैठी हो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम कैसी हो? पापा ने कहा। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती? अपने 32 साल के बेटे के लिए रो रो कर घर भर देती हो और इसका इतना नन्हा सा बच्चा, 8-10 दिन से उसे देखा नहीं है, उसे याद नहीं आएगी क्या? उसे भेजने की क्या ज़रूरत? उसकी पढ़ाई के ऐसा हवा बना रखा है जैसे बीए की पढ़ाई हो। मम्मी, एक बार बच्चों को स्कूल बैग रखने की आदत पड़ जाती है तो वह बहुत मुश्किल होती है, और बीए की ना सही, उसके लिए तो वह पढ़ाई भारी ही है। तो एक काम करो बेटा। क्या पापा? यहाँ आसपास कोई अच्छा सा प्ले स्कूल हो तो वहाँ उसका एडमिशन करवा दो। जब यहाँ रहोगी तो वह उस स्कूल में जाया करेगा। इससे यह होगा कि उसकी पढ़ाई भी बर्बाद नहीं होगी और बच्चा भी पास बना रहेगा। क्या बात कर रहे हैं पापा? ऐसा भी कहीं होता है? ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें तो यहाँ आते ही रहना है। पापा टूर पर हो तो तुम्हें आना है, मम्मी का माइग्रेन सर उठाए तो तुम्हें आना है, मम्मी की किटी पार्टी है तो तुम्हें आना है, मम्मी के घर सुंदरकांड का पाठ है तो तुम्हें आना है। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। यह आखिरी पंक्ति पापा ने अत्यंत बेसुरी आवाज़ में हाव भाव के साथ कही। आखिर पिंकी को तो हंसी आ गई, पर मम्मी एकदम चिढ़ गई। मेरी मजाक बना रहे हो ना? मैं चीज़ हूँ ऐसी? हमारी क्या मजाल? मैं क्या मजाक बनाऊँगा? तुम खुद एक बड़ा मजाक बनी हुई हो।
पता है इस समय तुम बहुत सीरियस बीमार हो, इसलिए बेटी तुम्हारी सेवा टहल के लिए यहाँ रुकी हुई है। बीमार पड़े मेरे दुश्मन, किसने फैलाई है यह? वहाँ जब परिवार की बेटी की सगाई में परिवार की बहू नदारत हो तो कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा। हमें क्या सपना आया था? एक बार खबर तो करते। खबर करते तो तुम कहती पंजाबी लड़की यहाँ आती है, तुम्हारे यहाँ कोई ना कोई काम निकल जाता है, जानबूझकर करते हो तुम लोग। माँ बेटी दोनों चौंक गई। पापा, यह सब आपसे किसने कहा? किसी ने भी कहा हो, बात सच है ना? क्या हुआ था? पिंकी ने एक बार माँ की ओर देखा। माँ की एक सहेली कनाडा से आई थी, उन्हें डिनर पर बुलाया था। नेचुरली मुझे और रजत को भी देखना चाहती थी, इसलिए ऑफिस जाते समय गौतम यह कहने आए थे, शाम को तैयार रहना, मैं ऑफिस से आते समय दोनों को लिवा ले चलूँगा, सुबह ऑफिस जाते हुए छोड़ जाऊँगा। फिर मम्मी ने मना कर दिया। क्यों? उस दिन मेरे यहाँ भी कार्यक्रम था। शाम को मैंने पंकज और पल्लवी के लिए पार्टी रखी थी, सारे रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को बुलाया था, तो उसके लिए पिंकी को रोकने की क्या ज़रूरत थी? वह तो उन लोगों से मिलती ही रहती है। घर में इतना बड़ा कार्यक्रम हो और मैं कहीं गया हुआ था क्या? हाँ, आप चोपड़ा अंकल के घर नागपुर गए थे। हाँ, मातम कुर्सी पर गया था, तो फिर गौतम लेने नहीं आया? पर तुम्हें तो अपने घर का पता मालूम है ना, टैक्सी करके चली तो जाती, पर मम्मी तांडव मचाती थी। यही ना पापा, भैया भाभी इतने दिनों बाद आए थे, उनके सामने तमाशा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। इतनी फिक्र तुमने अपनी सास की होती, उस दिन तुम चली जाती, उनका मन भी रहता और मान भी। अपनी सास को खुश करने का एक सुनहरा अवसर तुमने गंवा दिया। वेरी सॉरी। अब बस भी कीजिए, तब से जुटे हैं उपदेश देने के लिए, यही समय मिला है। लड़की बेचारी एक कौर भी नहीं खा पाई है, मत खाने दो, एक दिन नहीं खाएगी तो दुबली नहीं हो जाएगी, पर सच तो सुनना ही पड़ेगा, चाहे कड़वा क्यों ना हो। पिंकी, 3 बजे मम्मी ने फिर से आवाज़ दी। बेटा जरा चाय तो बना दे, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। इतनी दोपहर में कहाँ जा रही हो? शुक्ला जी के यहाँ सुंदर कांड है, तू भी चल, तेरा भी मन शांत हो जाएगा। मेरी चिंता मत करो, मैं एकदम शांत हूँ। पर इतवार को सुंदर कांड कौन रखता है? मिसेस शुक्ला जॉब में है ना, उन्हें शनिवार की भी छुट्टी नहीं होती। अच्छा है, उसी बहाने घर में रहकर अपने पतियों को थोड़ी शांति मिल जाती है। पापा की इस बात पर मम्मी पलटवार करती, इससे पहले ही उसने कहा, अब बहसबाजी में मत पड़ो, शांत हो जाओ। भगवान के चर्चा में जा रही हो तो शांत मन से जाओ। मैं चाय बना रही हूँ। मम्मी के जाने के बाद उसने पापा को आवाज़ दी। सॉरी पापा, मैंने आपके लिए भी चाय बना दी, आ जाइए। इतनी जल्दी? पापा ने बाहर आते हुए कहा। दरअसल मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। हनुमान जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली है और कम से कम 2 घंटे के लिए मम्मी को बाहर भेज दिया है, इसलिए प्लीज़ बैठ जाइए। बोलो, पापा ने अपने चाय का कप उठाते हुए कहा। पापा सुबह से उदास जरूर थे, पर रजत के लिए नहीं। वह तो मज़े में है। मैं घर में नहीं होती हूँ तो उसके खूब लाड़ होते हैं। वह मुझे याद भी नहीं करता है। वह चुप हो गई। पापा उसके अगले वाक्य की प्रतीक्षा करने लगे। पापा, इन दिनों मुझे ऐसे लगने लगा है कि मैं उस घर के लिए, उन लोगों के लिए गैर हो गई हूँ। मतलब देखिए, संजना की शादी हुई, मुझे खबर भी नहीं की गई। अगले दिन उसके ससुराल वाले डिनर पर आए, मुझे बताया नहीं गया। गौतम चेन्नई गए थे, मुझे माँ से पता चला कि वह कब लौटेंगे, यह भी मुझे मालूम नहीं। रात उन्होंने अपने स्टाफ को एक पार्टी दी, उनका कोई बड़ा प्रोजेक्ट पास हो गया था और खुशी में उन्होंने मुझे शामिल नहीं किया। और आज तो हद हो गई। आज क्या हुआ पापा? रजत स्कूल की पिकनिक पर नहीं गया है। इनका एक NRI मित्र सहपरिवार शहर में अपने घर आए हुए हैं।
तो दोस्तों ने मिलकर आज एक फैमिली पिकनिक का आयोजन किया है और उन्होंने उसमें भी मेरा रहना ज़रूरी नहीं समझा। कहते कहते वह रो पड़ी थी। वह पापा कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, बेटा तुम्हारी शादी के कितने साल हो गए हैं? 6। क्या इतने सालों में तुमने घर में अपने लिए क्या जगह बनाई है? मैं समझी नहीं पापा। बेटा तुम घर में 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए और अब तो महीना भर से घर से बाहर हो। इससे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को तुम्हारी कमी नहीं अखरती। तुम्हारे बिना कोई काम नहीं रुकता। तुम्हें यहाँ तक कि तुम्हारा अपना बेटा भी तुम्हें याद नहीं करता। इसका मतलब यह है कि तुम बहुत पहले से घर के लिए, उन लोगों के लिए गैर ज़रूरी हो गई हो। बस इसका एहसास तुम्हें अब हुआ है। पिंकी फटी फटी आंखों से पापा को देखती रह गई। बेटा अगर एक दिन भी घर में गृहिणी न रहे तो हाहाकार मच जाता है। तुम्हें याद है पिछले साल जब गौतम की नानी माँ नहीं रही थी, तब तुम्हारी सास 10-12 दिनों के लिए गांव चली गई थी। तब घर में कैसे अफरा तफरी मची थी। हाँ याद है पापा। मैं तो उन दिनों मैं पगला गई थी। उन दिनों के कुछ किस्से तुमने ही मुझे सुनाए थे। तुम्हें यह भी पता नहीं था कि रोज़ घर में कितना दूध लिया जाता है, धोबी के कपड़े किसमें दर्ज किए जाते हैं, यह भी तुम्हें मालूम नहीं था। हर पूर्णमासी को पंडित जी के यहाँ सीधा जाता है। यह बात भी तुम्हारे ससुर जी ने बताई थी। एक दिन घर में आटा खत्म हो गया था तो तुम्हें यह पता नहीं था कि घर में रेडीमेड आटा आता है कि गेहूँ पिसवाने जाता है। तुम्हारी कुक बिमला मौसी ने स्टोर से गेहूँ निकलवा कर दिए थे और शाम को अपने बेटे को पिसवाने के लिए भेज दिया था। शादी के 5 साल बाद भी घर के बारे में तुम्हें इतनी कम जानकारी थी। यह गर्व करने की बात थी या शर्म करने की, तुम ही सोचो। वो तो दिन भर माँ ही लगी रहती है, तो और क्या करे बेचारी। कोई हाथ बटाने वाला हो। तुमने कभी कहा कि सुबह का नाश्ता मैं बना देती हूँ, शाम का खाना मुझ पर छोड़ दीजिए। तुमने कहा। वो कैसे भरोसा करे। आगे 2-3 दिन तो तुम घर से गायब रहती हो। कहाँ से लौटी हो तुम यहाँ चली आई। अच्छा लगता है। मम्मी मातम कुर्सी पर आई थी तो बोली, बहुत थक गई हो, 4 दिन चलकर आराम कर लो। तुम मना तो कर सकती थी, कह सकती थी मेरा अभी आना मुमकिन नहीं है माँ। इतने दुख भरे वातावरण से आई है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। इस घर की समस्याओं को कभी प्राथमिकता ही नहीं दी। कभी नहीं हुआ कि माँ के नवरात्रि का उपवास चल रहा है तो तुम्हें घर में रहना चाहिए। घर में पुताई चल रही है, मैं घर छोड़ नहीं सकती। बाबूजी के दोस्त खाने पर आ गए हैं, मुझे माँ का हाथ बटाना होगा। तुमने इस तरह कभी सोचा ही नहीं। बस मम्मी का फ़ोन आया कि तुम दौड़ी चली आई। मम्मी फ़ोन पर रहती है, फिर वे तुम्हारी कमज़ोरी समझ गई, इसलिए तुम्हारा इमोशनल ब्लैकमेल करती है। एक बार उन्हें नेगलेक्ट करो, कोल्ड शोल्डर वो समझ जाएंगी। एक बात और, पंकज आया था भाई बहन के साथ रहने, इस विचार से तुम्हें बुला लिया था, पर पंकज को गए 10-12 दिन हो गए। यह मत समझो तुम्हारा यहाँ रहना मुझे बुरा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तुम रहती हो तो दिन शांति से गुजर जाता है, पर बेटा मुझे बहुत गिल्टी फील होता है, एक अपराध बोध होता है। लगता है सामने वालों के सौजन्य का हम गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। पापा मैंने आपको बताया नहीं था, पर भैया गए उस दिन एक कांड हो गया था। कांड? कैसा कांड? पिंकी ने हकलाते हुए सारी बात बता दी। पापा बहुत नाराज हुए। यह बात तो मुझे अभी बता रही हो, समय रहते बताती तो मैं खुद तुम्हें छोड़कर आता। तुम्हारी मम्मी के रोने गाने की मैं परवाह नहीं करता। गाड़ी पार्क करके लौट रहा था तो माथुर साहब मिल गए। 5-6 मिनट उनसे बात करता रहा। लौटा तो गौतम रजत के साथ मिल गए। मैंने उनसे कहा तो बड़ी रुखाई से सॉरी करके चले गए। उस समय बहुत बुरा लगा था। उस दिन तुमने
उस दिन तुमने संजना की सगाई के बारे में बताया, तुम्हें बुलाया नहीं गया। इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा था। उनसे फ़ोन पर बात करके तब उन्होंने कनाडा वाली मौसी का किस्सा सुनाया। कनाडा वाली मौसी का किस्सा बताते समय भी इस कांड को वो छुपा गए। उनके बड़प्पन का यही बात है। मुझे इस बारे में पहले से पता होता तो मैं उनसे जवाब तलब नहीं करता। वह सिर्फ सिर झुकाए सुनती रही। अब क्या इरादा है? वह कुछ नहीं बोली। घर जाना चाहती हो ना? उसने एक बार पापा की ओर देखा और नज़रें झुका ली। जाने के लिए भी तुम्हें निमंत्रण की आवश्यकता है? वो चुप। देखो बेटे, रिश्ते को इतना भी मत खींचो कि वह तनाव ही ना झेल सके और टूट जाए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा। तो मेरी समझ से काम लो। अपना बैग तैयार कर लो। कल ऑफिस होते हुए मैं तुम्हें छोड़ते हुए चला जाऊंगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारी मम्मी को इस बात की हवा न लगने पाए, नहीं तो वह नौटंकी शुरू कर देगी। आखिर तुम्हारे पापा रुक जाएंगे। एक बात और, मन को एकदम धो पोंछ कर ले जाना। कोई गिले शिकवे नहीं, कोई ताने उलाहने नहीं, क्योंकि बहस पर यदि उतर आओगी तो उनके पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है, तुमसे ज़्यादा ही है। तो फिर डन, सुबह तैयार रहना। सुबह 8 बजे से पापा ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। जल्दी नाश्ता दो भाई, मुझे देर हो रही है, जल्दी जाना है। इतनी जल्दी? हाँ, घर में ब्रेड होगी तो उसे सेक दो। पिंकी कम ऑन, देर हो रही है। पिंकी आकर पापा के सामने बैठ गई। सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही है? अपने घर जा रही है और क्या। तुम्हें क्या लगा वह हमेशा तुम्हारे पास यहाँ रहने आई है? वह रहना चाहे भीगी तो भी मैं उसे रहने नहीं दूंगा। अपने घर जाए, शौक से जाए, पर इतनी जल्दी क्या है? मम्मी ने प्लेटें लगाते हुए कहा। मैं ऑफिस जाते हुए उसे घर छोड़ दूंगा, इसलिए जल्दी निकल रहा हूँ। अभी मेरा नहाना धोना भी नहीं हुआ है। तुम्हारे नहाने का और हमारे जाने का क्या संबंध है? हद करते हो। बसंती आई तो दरवाज़ा कौन खोलेगा? बसंती के आने के बाद नहा लेना। पूरा घर उसके भरोसे छोड़कर बाथरूम में घुस जाऊंगी क्या? तो उसके जाने के बाद नहा लेना। पूरा पूरा दिन तुम्हारे पास है, दिन भर नहाते रहना। पिंकी चलो, देर हो रही है। इस बहस का कोई अंत नहीं है। बाय माँ, पिंकी ने कहा और बैग उठाकर चल दी। उसकी मम्मी फटी फटी आंखों से उसे देखती रह गई। अगर वह गले लगाती तो उनको रो पड़ना निश्चित था, इसलिए पिंकी ने दूर से टाटा कर दिया। गाड़ी में बैठने के बाद पिंकी ने कहा, पापा मुझे मम्मी की बहुत चिंता हो रही है। उन्हें काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत है। भैया यहाँ इसलिए नहीं हैं, इसलिए वे बहुत इनसिक्योर फील कर रही हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर रखना चाहती हैं। तुम्हें क्या लगता है पंकज यहाँ होता तो स्थिति दूसरी होती? बताओ, कौन सी बहू इतनी पजेसिव सास को बर्दाश्त कर सकती है? पल्लवी का भी वही हाल होता जो आज गौतम का हो रहा है। फिर या तो वे लोग अलग हो जाते या यहाँ से बाहर रहते। अच्छा है, कम से कम भ्रम तो बना रहता है। ससुराल वाले घर के सामने गाड़ी रोकते हुए पापा बोले, बेटा मेरी बात याद है ना? कोई बहसबाजी नहीं, कोई शिकायत नहीं, एकदम फ्रेश मन से घर में प्रवेश करो। दरवाज़ा सास ने खोला। अरे भाई साहब, आप आइए आइए। देखिए जी कौन आया है। उन्होंने पति का ध्यान खींचा। आपको आपकी अमानत सौंपने आया हूँ। पापा ने दोनों को प्रणाम करते हुए कहा। अच्छा किया, इसी बहाने आप आए तो आइए बैठिए ना। नहीं भाभी जी, ऑफिस जाना है। चाय पीकर चले जाइए, ऐसे मैं नहीं जाने दूंगी। ठीक है, आपकी आज्ञा का तालीम हो, पापा ने कहा और पिंकी सास ससुर के पैर छूकर खड़ी हुई तो बोले, जा बेटा जल्दी से चाय बना कर ले आ। अरे वो क्यों बनाएगी, अभी तो आई है। तो कौन सा पैदल चल कर आई है? पिंकी बेटा फटाफट बना कर ले आओ, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। पिंकी चाय बनाने चली गई। वे तीनों बैठकर आपस में बात करने लगे। पिंकी की सास ने पूछा, कैसी है समधन जी?
अरे वह असाध्य रोग है, ठीक नहीं होगा। अरे ऐसा क्या है? जब तक वे इस सत्य को नहीं स्वीकार कर लेती कि बेटा विदेश में बस गया है, लौटेगा नहीं, तब तक ठीक नहीं होगी। इस सत्य को स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। वही तो, अगले साल रिटायर हो रहा हूँ, तब उन्हें घुमा लाऊंगा, बेटे की गृहस्थी दिखा दूंगा। आप भी अपना ग्रीन कार्ड बनवा लीजिए। समधी बोले, नहीं भाई साहब, 2-4 महीने घूमने जाना ठीक है। अपना देश छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ नहीं रह सकता। पिंकी की माँ चाहे तो उन्हें छोड़ाऊँ या फिर उनके रोज के व्रत अनुष्ठान से घबराकर खुद उन्हें छोड़ जाएंगे। तभी अपना ब्रीफकेस लेकर गौतम नीचे उतरे। अरे पापा जी, आप कब आए? छोड़ने आए हैं भाई। आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बता देते तो मैं ले आता। आपको तो उल्टा पड़ा होगा। गाड़ी में 4-5 किलोमीटर कम ज़्यादा हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है बेटा? इसी बहाने आप दोनों के दर्शन हो गए। उन्होंने समधी समधन का हाथ जोड़ते हुए कहा। उसी समय पिंकी चाय ले आई। बेटा जाओ गौतम जी का नाश्ता लगा दो, टिफ़िन तैयार कर दो। चाय पीकर मैं निकल जाऊंगा। पिंकी समझकर पापा उसे संकेत दे रहे हैं कि उसे किस तरह से अपने घर में व्यस्त करना है, स्थापित होना है। वैसे तो तुमका नाश्ता भी तैयार होना करना था, टिफ़िन भी। जा बेटा नाश्ता कर ले। गौतम और पापा के निकल जाने के बाद माँ ने कहा, मैं घर से नाश्ता करके चली गई थी। उसने प्लेटें लगाते हुए विनम्रता से कहा, थोड़ा सा हमारे साथ खा लो। मुझे मालूम है घर से चलते समय कुछ खाया नहीं जाता, बस मुँह जूठा करना होता है। माँ ठीक कह रही थी, उसने सचमुच कुछ खाया नहीं गया था, पर उसका कारण था मम्मी पापा का जुगलबंदी। पापा दोनों ही बस मुँह जुठार कर उठे थे। माँ ने जैसे उसके मन को पढ़ते हुए कहा, मैं गौतम के साथ भाई साहब का भी नाश्ता लगा देती हूँ। पर वे जल्दी में थे, चाय के लिए ही मुश्किल से राजी हुए। यहाँ से ऑफिस बहुत दूर पड़ता है ना, करीब करीब दुगना हो जाता है। कहते हुए याद आया, जल्दी के कारण आज पापा का टिफ़िन भी नहीं बन पाया था। बेचारे पापा, कैंटीन के खाने पर ही गुजारा करना पड़ेगा, या शाम को भी मम्मी का मूड कैसा रहेगा पता नहीं। कैंटीन में कम से कम शांति से खा तो सकेंगे। 12 बजे रजत स्कूल से लौटा। उसको देखते ही खुशी से छलक पड़ी। दौड़कर उसे गले से लगा ली। थोड़ी देर बाद उसकी रुलाई फूट पड़ी। वह इसको लेकर और वो हिचकियाँ ले लेकर रोने लगा। उसके भी आंसू निकल आए। बहुत याद करता था तुम्हें, और हमने जानबूझकर नहीं बताया। तुम्हारा मन बट जाता और फिर तुम मम्मी की देखभाल ठीक से नहीं कर पाती। मम्मी की बीमारी का सचमुच हौवा खड़ा कर दिया गया है, घर वालों के लिए भी। खाना खाने के बाद वह रजत को लेकर कमरे में आ गई। पूरी दोपहर रजत उससे चिपट कर सोता रहा। उसने माँ को करवट भी नहीं लेने दी, जैसे उसे डर हो वह फिर उसे छोड़कर चली जाएगी। उसका मन भी वात्सल्य से भर गया। सोच रही थी, इसे छोड़कर वह इतने दिन कैसे रह पाई? क्या उसका अभिमान ममता पर भारी पड़ गया था? 4 बजे उसने रजत के हाथ मुंह धुलवाकर कपड़े बदले और नीचे ले आई। उसे दूध गर्म करके दिया और चाय का पानी चढ़ा दिया। दूध पीकर रजत पड़ोस में खेलने चला गया। उसने अम्मा बाबूजी को चाय दी। माँ बोली, बेटा आ जाओ, अब चाय पीकर तुम भी फ्रेश हो जाओ, थकी थकी सी लग रही हो। वह समझ गई, माँ चाहती है कि गौतम के आने के पहले वह तैयार हो जाए। कमरे में आकर उसने बाल संवारे, मुँह हाथ धोया और कपड़े बदलकर प्रतीक्षा करती रही। कोई 6 बजे गौतम ऑफिस से लौटते हुए एक क्षण को दरवाजे पर खड़े होकर उसे देखते रहे। फिर बोले, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको कभी घर को देखते हैं। वह एकदम फट पड़ी। क्या मतलब? घर सिर्फ आपका है, मेरा नहीं? क्या औरत हो यार, इतने खूबसूरत शायरी का कचरा कर दिया। शायरी? उसने सिर झुकाकर कहा। पापा ने कितनी समझाई कि कोई बहस नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम बोलोगी तो उनके पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है। दरअसल वह सुबह से ही तनाव में थी, गौतम का सामना करने से कतरा रही थी
और जब इस शहर के साथ सामना हुआ, बांध टूट गया। गौतम उसके सामने आकर खड़े हो गए। बोले, तुमने भी पूछा कि क्या यह तुम्हारा घर नहीं है? तो जवाब यह है कि हाँ, यह तुम्हारा घर है। यह हॉस्टल नहीं। हॉस्टल जहाँ बच्चे मजबूरी में रहते हैं और हर पल छुट्टियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। छुट्टियाँ लगते ही फौरन घर को चले जाते हैं और वापस बेमन से लौटते हैं। उनके माता पिता ज़बरदस्ती उन्हें छोड़ जाते हैं, जैसे आज पापा जी तुम्हें छोड़ गए हैं। उसका चीखने का मन हुआ कि पापा मुझे ज़बरदस्ती गोद में बिठाकर नहीं लाए थे। मैं अपनी मर्जी से अपने पैरों से चल कर आई हूँ। पर उसने बमुश्किल तमाम बहस पर काबू कर लिया। एक गलती कर चुकी थी, दूसरी करना नहीं चाहती थी। तभी नीचे से आवाज़ आई। गौतम ने कहा, शायद माँ बुला रही है, उनसे कहो बस फ्रेश होकर आ रही हूँ। वह कमरे से बाहर आई तो देखा सीढ़ियों के बीच मिर्च और अदरक का भजिया लेकर माँ ट्रे लेकर खड़ी है। अरे आपने क्यों तकलीफ़ की? ये फ्रेश होकर नीचे आ ही रहे थे। नीचे क्यों आएगा? उसे आराम करने दो। ट्रे ले जा सकोगी ना? उसने कहा और ट्रे लेकर सधे कदमों से ऊपर आ गई। गौतम ने वॉशरूम से लौटकर ट्रे देखकर कहा, अरे मैं नीचे आ रहा था। माँ लेकर आ गई थी। उन्होंने सोचा होगा दोनों अरसे बाद मिले हैं तो मेल मिलाप होने दो। उन्हें क्या मालूम यहाँ राग झंझोटे चल रहा है। चाय ले लीजिए, ठंडी हो रही है। उसने जानबूझकर उनकी बात को अनसुनी करते हुए कहा, तुम नहीं लोगी? थोड़ी सी ले लेती हूँ। वैसे 4 बजे बाबूजी के लिए बनाई थी, तो प्लीज़ मेरे साथ भी ले लो। अगर चाय पीने का मन ना हो तो? गौतम ने पूछा। तुमने अपना सूटकेस अनपैक नहीं किया? क्या इरादा है? मन हुआ कह दूं कि यह तो आप पर निर्भर है। उसने मन को शांत किया और कहा, समय ही नहीं मिला। पूरी दोपहर रजत मुझसे चिपका रहा, 1 मिनट भी नहीं छोड़ा। उसने मुझे बहुत मिस किया हुआ था और औरों ने भी मिस किया। बहुत न सही, थोड़ा तो किया, परंतु और लोग बताएंगे थोड़े ही, इससे उनकी हेठी होती है ना। बच्चा बेचारा सहज भाव से अपने मन की बात कह गया। मन की बात कह देने से कोई छोटा नहीं हो जाता, पर मन की बात कहने के लिए हिम्मत चाहिए। मैंने वह हिम्मत जुटाई और पापा से कहा कि मुझे अपने घर जाना है। मैं जानती थी कि पापा कभी नहीं कहेंगे कि अपने घर मत जाओ। माता राम मान गई, उन्हें हवा ही नहीं लगने दी। जब चलते समय टाटा किया तब उन्हें पता चला और आज मैंने दिन भर अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ करके रखा हुआ है। तुम्हारी बहादुरी की तो दाद देनी पड़ेगी। इसके लिए तो इनाम बनता है। आंखें बंद करो। क्यों? कहा ना, आंखें बंद करो। कुछ ऐसी वैसी हरकत मत करना, रजत अभी आने वाला है। आंखें बंद करो। इस बार उनकी आवाज़ में शक्ति थी। उसने आंखें बंद कर ली और धड़कते दिल से प्रतीक्षा करने लगी। कुछ ही पलों में उसने अपने आसपास एक सरसराहट का अनुभव किया। कुछ ही पलों में उस सरसराहट ने उसे घेर लिया। उसने आंखें खोलकर देखा, एक रेशमी साड़ी में गौतम ने उसे कुर्सी समेत लपेट दिया था। मोर पंखी रंग की साड़ी थी, गहरे नीले रंग की जरी बॉर्डर थी। हाय, कितनी प्यारी साड़ी है। पसंद आई? कब खरीदे? उसी दिन जब साड़ी की दुकान में बात हुई थी, पर आपने तो सिर्फ संजना की साड़ी के बारे में बताया था। यह हमारा सरप्राइज़ आइटम था। उसे याद आया उस दिन वह एक ही पल में कितनी खुश और कितनी निराश हो गई थी। अपने ऊपर सर में आई उसे इतने सालों में भी पति को नहीं पहचान पाई है। उस दिन एयरपोर्ट से लौटने के बाद नाराज़ होकर गई थी, पर उसके लिए साड़ी लाना नहीं भूले। एक साड़ी तह करके उसने कुर्सी पर रखी और पति की छाती में मुंह छिपाकर कहा, आपने ठीक कहा था, यह मेरा घर नहीं हॉस्टल है, पर बेमन से ही सही मैं बार बार यहाँ क्यों लौटाती हूँ जानते हो? बताओ। मुझे रूममेट बहुत अच्छा मिला हुआ है। वह और फिर सेलिब्रेशन।
जिंदगी एक बार फिर उत्सव बनने जा रही थी। अभी आप मालती जोशी की लिखी कहानी उत्सव सुन रहे थे। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।